3 पूरे मौसमों तक चाणक्य ने शहर में खुद को डुबो दिया। सुबह के भीड़भाड़ वाले बाजारों में उन्होंने दर्शन पर बहस की और विद्वानों का आदर अर्जित किया। व्यापारियों की परिषदों में उन्होंने अर्थशास्त्र की अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और उनका विश्वास हासिल किया। जनता के सभाओं में उनके बुद्धिमान शब्दों ने भीड़ को आकर्षित किया और जल्द ही उस असाधारण ब्राह्मण के बारे में कहीं न कहीं से राजमहल तक खबर पहुंच गई। राजा धन नंद के दरबार में भाषण देने का निमंत्रण आया, जैसा कि चाणक्य ने योजना बनाई थी। राजा का हॉल धन संपत्ति का एक चमकदार दृश्य था। सोने की पतली परत चढ़े स्तंभ, रत्नों से सजा सिंहासन और चमकीले कवच पहने 100 रक्षक। फिर भी इस अत्यधिक ऐश्वर्य के बीच एक व्यक्ति उभर कर सामने आए, चाणक्य। सफेद सूती कपड़ों में और केवल अपने पोथों को लेकर उन्होंने शांत निश्चय के साथ दरबार में प्रवेश किया। चाणक्य ने अपना भाषण शुरू किया। महान राजन, मगध एक क्रांतिकाल पर खड़ा है। आपका साम्राज्य केवल सबसे अमीर ही नहीं, बल्कि हमारे युग का सबसे बड़ा धर्म का प्रतीक बन सकता है। कृपया मुझे सबूत प्रस्तुत करने की अनुमति दें, विफलता के नहीं बल्कि अनुपयोगिता के सबूत। चाणक्य का पहला प्रस्ताव खजाने के सुधार पर केंद्रित था। 3 प्रांतों के कर रिकॉर्ड को इंगित करते हुए उन्होंने समझाए, आपका खजाना जो कि विशाल है, हजारों छोटे छोटे कटौतियों से खून बहा रहा है। कर संग्रह की लागत अकेले राजस्व की 1/3 से अधिक है। इसे व्यवस्थित सुधार के माध्यम से 1/8वें हिस्से तक कम किया जा सकता है। उन्होंने 3 स्तरीय कर प्रणाली का प्रस्ताव रखा। किसानों पर कर का बोझ कम करना, व्यापारियों के लिए कर को सरल बनाना और अमीरों के लिए प्रगतिशील कर लागू करना। उनकी गणनाओं ने यह दिखाया कि ये परिवर्तन राजस्व को बढ़ा सकते हैं, जबकि लोगों की पीड़ा को कम किया जा सकता है। अगले, उन्होंने सैन्य बल को संबोधित किया। साम्राज्य के नक्शे फैलाते हुए उन्होंने सटीकता के साथ कहा, आपकी सेना मिट्टी के पैरों वाले विशालकाय की तरह है। सीमा पर तैनाती कमजोर है और अधिकारियों की नियुक्ति जन्म के आधार पर होती है, योग्यता के आधार पर नहीं। उनकी सिफारिशों में सैन्य को स्वयंपूर्ण इकाइयों में पुनर्गठित करना, कौशल के आधार पर सैनिकों को पदोन्नति देना और सीमा रक्षा के लिए त्वरित प्रतिक्रिया बल स्थापित करना शामिल था। अंत में चाणक्य ने प्रशासनिक सुधार का प्रस्ताव रखा ताकि शासन को आसान बनाया जा सके। एक राज्य अपने सबसे छोटे गांव के कार्यालय जितना ही मजबूत होता है, उन्होंने घोषणा की। उन्होंने साम्राज्य को प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित करने, संचार को तेज करने के लिए रिले स्टेशन स्थापित करने और प्रमुख शहरों में राजकीय न्यायालय स्थापित करने का सुझाव दिया। दरबार की प्रतिक्रिया मिश्रित थी। युवा प्रशासक सहमति में सिर हिलाते रहे, जबकि पुराने नोबल असंतोष पूर्वक बड़बड़ाए। एक मंत्री ने चुनौती दी, ये सुधार सदियों पुरानी परंपराओं को उलट देंगे। चाणक्य ने दृढ़ता से जवाब दिया, जो परंपरा लोगों की सेवा करती है वह धर्म है। जो परंपरा केवल विशेषाधिकार की सेवा करती है वह पतन है। लेकिन राजा अभिमान से अंधा होकर ने चाणक्य को तिरस्कार के साथ निष्कासित कर दिया। राजा धननंद ने घोषणा की, बस, क्या यह भिखारी सिंहासन को सलाह देने का साहस करता है? उसे देखो, ढीठ कपड़ों में और शासन का पढ़ाना समझता है। दरबार में हंसी फैल गई, लेकिन चाणक्य की दृढ़ता में कोई कमी नहीं आई। चाणक्य ने अपनी पवित्र धागा को छूते ही दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। उन्होंने गंभीरता से घोषणा की, इस धागे के साथ मैं शपथ लेता हूं, जब तक एक सच्चा राजा इस सिंहासन पर नहीं बैठता, मैं आराम नहीं करूंगा। पवित्र गांठें खोलते हुए उन्होंने कहा, पहली गांठ से मैं राजा की अहंकार पर बुद्धि के चुनाव को चिह्नित करता हूं। दूसरी गांठ से मैं लोगों की पीड़ा को चिह्नित करता हूं। तीसरी गांठ से मैं इस वंश को एक ऐसे वंश से बदलने की शपथ लेता हूं जो धर्म की सेवा करे। दरबार ने
मंत्रमुग्ध होकर देखा जैसे पवित्र धागा उनके हाथों में ढीला पड़ गया। जाते समय चाणक्य ने अपने अंतिम शब्द कहे, इस पल को याद रखें महान राजन, आपने अपने वंश के अंत के बीज बोए हैं। मैं अब एक सच्चा राजा ढूंढने जाता हूं, एक ऐसा जो ताज को अधिकार के रूप में नहीं बल्कि सेवा के रूप में पहनेगा। ऐसे ही एक मिशन की शुरुआत हुई जो भारतवर्ष के भविष्य को आकार देने वाला था। उस व्यक्ति को जिसे उन्होंने भिखारी कहकर हंसा था, जल्द ही एक साम्राज्य को गिराने और शासन के एक नए युग की नींव रखने वाला था।